हमारे विधानसभाओं में और लोकसभाओं में, राज्यसभाओं में बैठे हुए लोग हैं, वो खुद ही बहुत बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, तो ये एक वजह रहती है कि वो अपनी फिर मनमानी जो है ये भी एक वो अच्छा थोपने। अच्छा, ये भी एक वजह है कि उनका जो लाभ कमाने का जो अवसर है वे शायद खत्म हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक वजह मानते हैं कि अगर देश का गरीब लोग या देश का हर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो वो बात को समझने लगेगा, और बात को समझने लगेगा तो सरकार की शायद ये जो जातिगत राजनीति है, धर्म की राजनीति है, मंदिर मस्जिद की जो राजनीति है, शायद वो इसमें नहीं फंस पाएगा। तो ये भी एक कारण लगता है, या फिर क्या लगता है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो एक आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर देश के लोग पढ़ लिख जाएँगे तो उनमें समझ पैदा हो जाएगी, उनकी बुद्धि विकसित हो जाएगी, तो वो ये मंदिर मस्जिद की राजनीति से और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ जाएँगे। आम आदमी पार्टी जो है वो एक आम आदमी को मौका देती है, बिल्कुल। लेकिन अभी कथित तौर पर कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी किसी पूर्व विधायक, पूर्व सांसद या पूर्व किसी मंत्री को पार्टी में शामिल नहीं करेगी। लेकिन अभी अभी पार्टी के द्वारा 2 ऐसे नेताओं को शामिल किया गया जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, पूर्व विधायक और सांसद भी रहे हैं। तो ये क्या रहा, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? इसके बारे में मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि पार्टी में ऐसे लोग, ठीक है, केजरीवाल साहब ने ये बोला कि हम लोग जो हैं ऐसे पूर्व विधायक, चेयरमैन, नेता जो बड़ी पार्टियों के हैं उनसे हम बचेंगे। पर वो लोग हैं वो भाजपा और कांग्रेस सरकार से मुक्ति चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि नहीं, हमारे पास एक अल्टरनेट राजनीति मिल गई है हमें, जो हमारे लिए कुछ कर सकती है। और लोग, चलिए, आज हम लोग, हमारे साथ बने हुए हैं यमुनानगर से लक्ष्मण विनायक जी, जो आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और आम आदमी पार्टी से पुराने समय से जुड़े हुए हैं। तो आज अचानक से ही हमारी उनकी मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के दौरान कुछ चर्चा भी कर लेते हैं। तो जैसे इस समय पार्टी जो है एक अपने बढ़ते हुए ग्राफ की ओर है, आम आदमी पार्टी हरियाणा में इस समय, क्योंकि पंजाब की जीत के बाद से आम आदमी पार्टी जिस तरह से हरियाणा में ग्रोथ कर रही है, तो उस विषय को लेके भी चर्चा करेंगे। तो लक्ष्मण विनायक जी, जैसे इस समय 10 मार्च के बाद 10 मार्च को आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जैसे एक बम्पर जीत हासिल की है, तो उसको लेके यहाँ एक काफ़ी लोगों में जो एक उत्साह आया है, क्या वो उत्साह भी लगातार बना रहेगा, या भी कुछ समय के बाद फिर से जैसे कह दें कि एक जैसे गुब्बारे में भरी हुई हवा ऐसे फुस हो जाएगा, या लगातार अभी ये लोगों में जो रुझान है, लोगों में जो उत्साह है आम आदमी पार्टी को लेके, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं स्वामी जी आपको नमस्कार करना चाहता हूँ और आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ। मैं 2012 से पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ और तभी से हम 2019 तक मैं पार्टी में सुचारू रूप से जो है पार्टी की गतिविधियों को यमुनानगर में चलाता रहा हूँ। और 2 बार हमने केजरीवाल जी को सीएम बनाने के लिए दिल्ली में काम किया है, मेरे और मेरी टीम ने। और साथियों, जैसे कि आप कह रहे हैं कि पंजाब की हवा का हरियाणा में क्या असर पड़ेगा, या वो बनी रहेगी या नहीं, स्वामी जी मैं आपको ये साफ साफ शब्दों में क्लियर बता देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास रखती है। आम आदमी लोगों के सुख दुख जो हैं उनमें भागीदार बनना चाहती है, ताकि उनका जो जीवन है वो अपलिफ्ट हो। आप देखें कि जैसे ही पंजाब में सरकार बनी, वैसे ही उन्होंने घर तक राशन लोगों को पहुंचाने की सुविधा थी। और अब 1 जुलाई से जो है वो जो वादा किया था 300 यूनिट बिजली का, उसको पूरा कर रही है पार्टी। और साथ ही 35,000 लोगों को एक ही कलम से, जो कच्चे कर्मचारी थे, उनको पक्का कर दिया गया है। और साथ ही मैं आपको ये भी बतला देना चाहता हूँ कि जो हवा उस चली है, आप देखिए दिल्ली से जो हवा चली वो पंजाब में चली, और पंजाब की ही हवा अब हरियाणा में चल रही है। अगर पार्टी हरियाणा में भी आती है तो जो काम पंजाब में हुए उससे भी तेज़ी से काम करने का पार्टी जो है हरियाणा में प्रयत्न करेगी।
अच्छा, जिस तरह से विनायक जी आपने बताया कि दिल्ली की हवा चली पंजाब में आई और पंजाब की हवा चली हुई अब हरियाणा में आएगी, लेकिन जो एक आम मतदाता है वो बार बार सत्ता परिवर्तन करता है, लेकिन सत्ता परिवर्तन वो इसीलिए करता है, उसकी कुछ अपेक्षाएं होती हैं, कुछ उसकी उम्मीदें होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि जब जब भी लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया है तो क्या वो सत्ता उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतरी है? मैं आपको और आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि केजरीवाल सरकार 6 साल में 3 बार वहाँ पर दिल्ली में सरकार बनी है। आखिर उन लोगों ने उनके जो सपने थे, जो लोगों की डिमांड्स थी, उस पर पार्टी खरा उतरी है। इसी वजह से ही 6 साल में 3 बार केजरीवाल साहब का सीएम बनना बड़े सौभाग्य की बात है। और उनके जो काम किए हुए हैं दिल्ली में, उसके बलबूते पर ही आम आदमी पार्टी वहाँ पर 3 बार सरकार बनाने में कामयाब रही है। हम दूसरी पार्टियों के बारे में कह सकते हैं कि लोग चेंज चाहते थे, लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया, चाहे वो लोकसभा में दिया या बार बार हरियाणा की विधानसभा में भी दिया। पर जब लोगों की अपेक्षाओं पर वो खड़े नहीं उतरे तो अब लोगों का रुख जो है, लोगों को अल्टरनेट मिल गया है। अब जो लोग हैं वो भाजपा और कांग्रेस सरकार से मुक्ति चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि नहीं, हमारे पास एक अल्टरनेट राजनीति मिल गई है हमें, जो हमारे लिए कुछ कर सकती है। और कि किसी पूर्व विधायक, पूर्व सांसद या पूर्व किसी मंत्री को पार्टी में शामिल नहीं करेगी, लेकिन अभी अभी पार्टी के द्वारा 2 ऐसे नेताओं को शामिल किया गया जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, पूर्व विधायक और सांसद भी रहे हैं। तो ये क्या रहा, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? इसके बारे में मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि पार्टी में ऐसे लोग, ठीक है, केजरीवाल साहब ने ये बोला कि हम लोग जो हैं ऐसे पूर्व विधायक, चेयरमैन, नेता जो बड़ी पार्टियों के हैं उनसे हम बचेंगे। पर आप देखिए, अगर ये लोग काम करते हैं, इनके साथ जो लोग जुड़ते हैं, जो जुड़े हुए भी होते हैं, उनसे भी पार्टी का एक ग्राफ बढ़ता है। जब ये लोग पार्टी के साथ नहीं तो जुड़ते हैं तो पार्टी अगर ये देखो, पार्टी का ग्राफ बढ़ाने के लिए समझौता किया गया तो और जो दूसरे नेता हैं तो क्या उनसे पार्टी का ग्राफ नहीं बढ़ता? पार्टी सबसे पहले तो ये देखती है कि लोग किस तरह से पार्टी में काम कर रहे हैं। अगर ना काम करने वाले लोग होंगे तो इनकी अपने आप ही छंटनी लग जाएगी। मेरा ये विचार है कि ठीक है, अभी वेलकम है जो लोग सही छवि के हैं, जो ईमानदार हैं, जो जिनकी छवि ठीक है, जो जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है। मैं अभी आपको बता देना चाहता हूं कि निर्मल सिंह जी आए पार्टी में और उन्होंने साथ ही जो इनको 4 पेंशन मिल रही थी, उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में अपना योगदान दिया। तीनों पेंशन छोड़ के सिर्फ एक पेंशन पे वो आए। मैं 2012 से पार्टी से जुड़ा हूँ, लेकिन ये ऐसे लोग, ये नेता, अभी आपने भी देखा होगा कि पार्टी हरियाणा में पिछले कई वर्षों से चुनाव भी लड़ रही है, वो विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, लेकिन आज तक पार्टी से हरियाणा में कोई भी पूर्व सांसद, कोई पूर्व विधायक, मंत्री आज तक क्यों नहीं जुड़ा था? तो कहीं ना कहीं इन लोगों की महत्वाकांक्षा इनको अभी आम आदमी पार्टी की ओर लेकर आ रही है, या क्या कारण है इनका? एक्चुअल मेन तो देखो, आज जो दिल्ली में और पंजाब में जो काम हुए हैं, जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट हरियाणा में पड़ रहा है। तो दिल्ली में तो ये जो आम आदमी पार्टी के जो काम है वो पिछले 8 वर्षों से, जब से सरकार है, वो करके दिखाई रही है, लेकिन जो ये नेता अभी जो आम आदमी पार्टी की ओर जो रुख कर रहे हैं, क्या उनको काम अभी दिखने शुरू हुए हैं? जनता कहीं ना कहीं ये भी तो जनता ये भी तो एक बात सोच रही है। सर, लीडर्स जो हैं अगर छाप छवि के हैं और ईमानदारी से पार्टी पे काम करते हैं तो ठीक है, उन लीडर्स का स्वागत रहेगा। बाकी ये जो है, मैं तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे का नेता हूँ, नेता भी क्या, एक आम आदमी हूँ जो अपनी बात रख रहा हूँ, और एक पॉलिटिकल समझ जो है उस पे मैं जो है वो अपना बयान दे रहा हूँ। तो लेकिन जिस तरह से कथित तौर पर सुनने को मिला था कि आम आदमी पार्टी किसी भी ऐसे नेताओं को मौका नहीं देगी, लेकिन पार्टी को फिर ऐसा समझौता क्यों करना पड़ा? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ देखिए,
अभी एक्चुअल्स एक फिर से स्टार्ट है पार्टी के हरियाणा में, इसलिए इन लीडर्स का सहारा लिया जा रहा है। और अगर वो पार्टी तो सहारा लेने के लिए और लीडर्स का भी सहारा ले सकते थे। काफ़ी लीडरों की चर्चा जो है वो सुनने को मिल रही थी कि वो काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद जो है आम आदमी पार्टी के संपर्क में है। अशोक तंवर जिन्होंने अभी जो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, और वो करीब अब से पहले वो टीएमसी उन्होंने ज्वाइन की थी करीब 1.5-2 महीना पहले, और 1.5-2 महीने में ही वो टीएमसी को अलविदा कह चुके। उससे पहले उन्होंने अपना एक मोर्चा बनाया था, उसको वो अलविदा कह चुके। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव आते आते वो आम आदमी पार्टी को भी अलविदा कह दें? ये देखो उनकी अपनी सोच रहेगी, वो क्या करना चाहते हैं पार्टी में, किस तरह का वो रोल अदा करना चाहते हैं। तो ये सारा जो है हमारी ऊपर की लीडरशिप देख रही होती है, उसको जांच रही होती है। अगर वो हमारी नीतियों से खुश रहे, पसंद उनको हमारी नीतियाँ आई हैं, तभी वो पार्टी को ज्वाइन किया उन लोगों ने। नहीं, पार्टी की नीतियाँ उनको पसंद आई या अपनी महत्वाकांक्षा आम आदमी पार्टी में ज़्यादा पसंद आई उनको? ये उन पर डिपेंड करता है कि उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी या किस पे है। पर ये अभी क्लियर है कि यहाँ पर ना आम लोगों को ज़्यादा मौका देगी या फिर बड़े बड़े नेताओं को मौका देगी? देखिए, पार्टी जो है वो आम लोगों को मौका ज़्यादा देती है। वो जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में साथ दे रहे हैं शुरू से, तो उनको पार्टी तवज्जो ज़्यादा देती है। तो कहीं ना कहीं, लेकिन जिस तरह से अभी मैं अगर बात करूं, जिस तरह से आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं जिस तरह से जो समीकरण थे इस तरह के देखने को मिल रहे थे कि कहीं ना कहीं जो जातिगत भेदभाव है वो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर चल रहा था। ऐसा आपको भी लगता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पार्टी जो है, आप देखिए पंजाब में जो है हर 2 में से 1 आदमी ने जो है वो आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। 2 में से 1, बल्कि 50% से ऊपर वोट जो है वो क्या है, वोट तो दिया है, वोट तो दिया है। लेकिन मैं अगर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों की बात करूं, या फिर राज्यसभा सांसदों की बात करूं, या फिर जो मुख्यमंत्री पद के जो चेहरे बनाए गए हैं उनकी बात करूं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये कोई जातिगत भेदभाव है या बिल्कुल समानता के हिसाब से कार्य कर रही है पार्टी? नहीं, पार्टी जो है वो समानता के हिसाब से काम कर रही है। कोई आप संपन्न कह सकते हैं पंजाब में भी और दिल्ली में भी, तो ठीक है, पार्टी चलाने के लिए सब तरह के जो चेहरे हैं वो ज़रूरत रहती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी को सब तरह के लोगों को साथ लेकर चलना होता है। क्यों? क्योंकि वो भी तो इसी समाज का हिस्सा है। वो भी चाहते हैं कि जो मान लो वो संपन्न है, वो भी चाहता है कि हाँ भाई व्यवस्था परिवर्तन हो। आप आज़ादी की लड़ाई में देखिए, बहुत जो योगदान था, जो उस टाइम स्वतंत्रता सेनानियों को फंडिंग होती थी, वो बहुत पैसे वाले लोग करते होते थे। कोई इसमें दो राय नहीं है। इसी तरह की ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में भी अगर संपन्न लोग आते हैं तो कोई उसमें इतराज़ नहीं है, क्योंकि उनको अपनी हिस्सेदारी वो भी सुनिश्चित कर रहे हैं पार्टी में। अच्छा विनायक जी, एक और सबसे बड़ा अहम सवाल है कि इस समय जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं आम आदमी को कमर तोड़ रही है, और आम आदमी इस समय महंगाई के कारण त्राही त्राही कर रहा है। वो चाहे खाने पीने की वस्तुओं हैं, चाहे पेट्रोल, गैस या घरेलू सिलेंडर की बात हो, मतलब हर चीज़ की महंगाई है। लेकिन महंगाई को तो आदमी के उसको झेल भी सकते थे, उसको वहन भी कर सकते थे, लेकिन इसके साथ साथ जो बेरोजगारी है, क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार को क्या वो कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो आज पूरे देश में वैसे तो महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, और साथ ही सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी भी है वो हमारे हरियाणा में है। 34% जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं वो हरियाणा में है। इंडिया की सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखों की बेरोजगारों की फौज है वो हरियाणा में है। हालांकि यहाँ पर आप खट्टर सरकार के ज्वाइनिंग के बाद से आप देखें लगातार एग्ज़ाम होते रहे हैं। और ये इतनी बेरोजगारी हरियाणा में क्यों बढ़ी, जबकि हरियाणा तो एक अच्छे और भारत के एक अच्छे विकसित राज्यों में उसका नाम आता था देश में। लेकिन आज अगर ऐसा हरियाणा जैसे राज्य की ये स्थिति हो जाए तो उसका क्या कारण लगता है? कहीं ना कहीं जो नीतियां थी वो सही नहीं थी, या फिर जिन तजुर्बों के साथ काम किया गया
वो तजुर्बे से ही नहीं थे, क्या लगता है आपको? एक्चुअल से देखिए, आप हरियाणा में जो है शुरू से जब ये सरकार आई तो हर हफ्ते अपने यमुनानगर को ही हम देखते हैं कि हर हफ्ते पेपर्स होते थे। अब देखिए, उन पेपर्स को आज तक जो 6 साल पहले पेपर भी हुए हैं, जब 5 साल पहले भी पेपर हुए हैं, कईयों के तो रिजल्ट क्लियर नहीं हुए, जा कोर्ट में चले गए, वो स्टे हो गए। तो इस तरह की जो समस्याएं थी उसकी वजह से भी जो है वो नई भर्तियां नहीं हुई। सिर्फ थोड़ी सी भर्तियां 4th ग्रेड और 3 ग्रेड्स की जो हैं वो हुई हैं। बाकी किसी तरह की भी जो है हरियाणा में भर्तियां नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से बहुत बेरोजगारी जो है यहाँ पर आसमान को छू रही है और लोगों का जो है जीना दुर्लभ हो रहा है। एक तो बेरोजगारी होने की वजह से, और दूसरा जो महंगाई है, आज महंगाई जो है वो अपने चरम सीमा पर है। सरकार जो है वो 2 हाथों में ही केवल खेल रही है, पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही है ये सरकार, और उनसे बहुत मोटे फंड लेती है, जिसकी वजह से उनको खुली छूट जो है वो करने का मौका देती है। तो ये भी एक कारण है महंगाई का। उन फंडों का इस्तेमाल सरकार कहाँ करती है? सरकार उन फंडों का इस्तेमाल नहीं करती, वो फंड जो है पार्टी के अपने अकाउंट्स में आते हैं। आप देखिए 77% के आसपास जो टोटल फंड्स हो रहा है। कई लोग मानते हैं कि उस पैसे का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए किया जाता है। हाँ बिल्कुल, जो पैसे का है वो पार्टी के प्रचार प्रसार और चुनाव जीतने के लिए किया जाता है। आप देखिए 2014 में अडानी के जहाज़ों पे ही मोदी जी उड़ते रहे हैं। तो एक तरह से आप क्या लगता है कि ये देश की जनता के साथ एक धोखा हो रहा है? ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है इस लोगों के साथ। इस तरह से जो है मैं अभी ये भी नोट कर रहा हूँ कि जो इलेक्टोरल फंड्स थे, जो बॉन्ड्स बनाए गए थे, उसमें भी मैक्सिमम 95% जो बॉन्ड्स है वो सिर्फ एक ही पार्टी के खरीदे जा रहे हैं। तो क्लियर है कि फिर पार्टी जो है इन लोगों को मौका देती है। तो कई लोग तो अभी भी बात करते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज ही की अगर मैं बात करूं, अपने यमुनानगर में कुछ संगठन के लोग शिक्षा व्यवस्था को लेकर, सरकार की गलत नीतियों को लेकर अनशन पर बैठ रहे थे। तो शायद इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई हो सकता है कि अगर आज आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी अगर शिक्षा व्यवस्था की गलत नीतियों के लिए लोगों को अनशन पर बैठना पड़े, आज भी अगर इतने वर्षों के बाद अगर देश में शिक्षा व्यवस्था हम सही नहीं बना पाए, सुदृढ़ नहीं बना पाए, तो इससे बड़ा शायद देश का दुर्भाग्य हो सकता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज देश के 75 सालों की आज़ादी के बाद भी अगर देश में ये हालात हैं कि यहाँ पर जो है एक आम बच्चा जो है, एक गरीब परिवार का बच्चा है, वो एक एजुकेशन नहीं ले सकता, अच्छी एजुकेशन नहीं ले सकता। आप नोट करें, सरकार के ये आंकड़े हैं कि 5th में सबसे ज़्यादा 5th क्लास तक पहुँचते जो हैं बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं। ऐसे 8th में वापस होता है, ऐसे 10th में होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो पढ़ने वाले बच्चों में से 25% बच्चे भी जो हैं वो हायर एजुकेशन के लिए नहीं जा पाते। तो ये सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य है, और यहाँ पर एक समान शिक्षा ना होने की वजह से भी जो है वो ये हालात हैं देश के, और एक महंगी जो शिक्षा है उसकी वजह से भी जो मैं समझता हूँ कि आम परिवार जो हैं अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पाते। तो आप क्या मानते हैं कि देश में एक समान शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए? बिल्कुल, हम स्टूडेंट टाइम से ही ये मांग करते रहे हैं कि शिक्षा जो है वो एक समान होनी चाहिए। तो कई लोगों का मानना है कि भाई लोग अपनी हैसियत के हिसाब से अगर कपड़ा पहनते हैं, अगर गाड़ी अपनी हैसियत के हिसाब से, अगर मकान अपनी हैसियत के हिसाब से बनाते हैं, तो शिक्षा भी अपने बच्चों को अपनी हैसियत के हिसाब से देनी चाहिए। कुछ लोगों का ये भी मानना है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो सरकार को अपने हाथों में लेने चाहिए, और मुफ्त शिक्षा, एक समान शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, और जो स्वास्थ्य है उसका राष्ट्रीयकरण करना चाहिए ताकि गरीब से गरीब आदमी भी जो है वो स्वास्थ्य का लाभ ले सके। आप अपनी कमाई का जो 37% पूरी ज़िंदगी में कमाते हो उसका इलाज पर खर्च कर देते हो, तो लास्ट में हम देखते हैं लोगों के घर तक बिक जाते हैं जो गरीब आदमी हैं इलाज के लिए।
या बिना इलाज के ही जो है वो लाखों लोग जो हैं इस देश में मर जाते हैं। तो सरकार अगर इसकी तरफ ध्यान दे तो जो लोगों का जीवन है वो ठीक हो सकता है, उनका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि जो सरकारें वो स्वास्थ्य की तरफ और शिक्षा की तरफ ध्यान ज़रूर दें। आप हैसियत की बात कर रहे हो, तो गरीब आदमी जो है देश का, उसका क्या हक नहीं है शिक्षा पे? क्या वो उनके बच्चे, अब देखें, अब बिहार के बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा IAS IPS निकलते हैं। वो क्यों निकलते हैं? क्योंकि गरीब बच्चे हैं, उनका एक टारगेट्स होता है कि नहीं, मुझे किसी और जॉब में मुझे मेरे पैसे लगने हैं, रिश्वत लगनी है। जबकि ये इन जो बड़ी पोस्टों में उनको पता है कि इसमें मेरा कोई पैसा नहीं लगने वाला, इसलिए वो जी तोड़ मेहनत करते हैं और इस लेवल तक पहुंचते हैं। अगर उनके घर के पास शिक्षा मिलने लग जाए, एक समान शिक्षा मिलने लग जाए, तो उनको फिर दिल्ली या कोटा या ऐसे जो इंस्टीट्यूट है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शिक्षा में भी जिस तरह से एक लेवल है, कुछ बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं 5-10 रुपये महीना की फ़ीस में, कुछ बच्चे हैं कि प्राइवेट स्कूल जो जिनमें 100-200 रुपये महीना की फ़ीस है, कुछ बच्चे प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिनमें 5,500 रुपये महीना की फ़ीस है, कुछ प्राइवेट स्कूल जिनमें 5-10 हज़ार रुपये महीना की फ़ीस है। तो ऐसे ही लेवल के हिसाब से शिक्षा होनी चाहिए या एक समान लेवल शिक्षा होनी चाहिए, तो ताकि एक जो गरीब का भी बच्चा है उसको भी एक बेहतर और अच्छी शिक्षा मिल सके। क्योंकि जिस तरह से आपने अभी से जो अभी मौजूदा वर्तमान सरकार है उसका कहना है कि जो हम नौकरियां हैं वो भी, तो देखिए, एक तरफ सरकार कहती है कि हम नौकरियां बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर योग्यता के आधार पर दे रहे हैं। अगर आपसे पैमाने होंगे अगर शिक्षा के भी, तो क्या वो गरीब का बच्चा उस कंपटीशन में उनका मुकाबला कर पाएगा? और फिर एक तरफ बात करते हैं कि हम निष्पक्ष तौर पर योग्यता के आधार पर शिक्षा दे रहे। ये योग्यता के आधार पर शिक्षा है या फिर गरीबों को एक वंचित करने का एक उद्देश्य से काम कर रही है सरकार? देखिए, सरकार ने तो शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट्स में, चलो कोरोना काल में जरूर स्वास्थ्य बजट थोड़ा बड़ा है, उससे पहले हम देखते हैं कि एजुकेशन और स्वास्थ्य के बजट में कटौती की गई है। ये फैक्ट्स है, आप अब डाटा देख सकते हैं कि पिछले कई सालों से कटौती की गई है। वजीफे जो हैं, जो स्कॉलरशिप्स मिलती थी वो बंद की गई है स्टूडेंटों की। तो कैसे ये एक समान शिक्षा दे पाएंगे? एक समान शिक्षा जो है आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज देश की 55% आबादी तो आज भी गरीब है, और अभी 7 करोड़ लोग जो है कोरोना की वजह से और सरकार की गलत नीतियों की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। 7 करोड़ लोग तो बहुत बड़ी एक जनसंख्या है जो और गरीबी की रेखा के नीचे चली गई है। तो सिस्टम का सुधार की ज़रूरत है, और ये मैं सोचता हूँ कि जब तक आम आदमी पार्टी ये इनिशिएट नहीं लेती, आम लोगों की सरकार नहीं लाते या खुद चुनकर नहीं आते, जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं अब ये परिवर्तन हो समाज में, तो सबको अधिकार होना चाहिए शिक्षा। वैसे तो ये चलाते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, पर राइट टू एजुकेशन एक्ट में किस तरह से अभी संस्कृति विद्यालय खुले हैं, अब मैं देख रहा हूँ उसमें क्या है, इन्होंने इंग्लिश मीडियम्स कर दिया और शायद फीस भी उस पर लगा दी गई है। तो संस्कृति विद्यालय में इंग्लिश मीडियम में कौन लोग जाते हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स में जो एक रेहड़ी वाले का बच्चा जाता है, एक मजदूर का बच्चा जाता है, तो वो ना तो उनके घर में माहौल है, वो बेचारे तो लेकिन उनको सिर्फ संस्कृति और मॉडल स्कूल का नाम दिया गया है, जबकि वे जो स्कूल हैं वो एक्चुअल बहुत सारे स्कूल आज भी ऐसे ही हैं जिस हालत में पहले थे उसी जर्जर हालत में है, लेकिन उन सिर्फ स्कूलों को संस्कृति मॉडल स्कूल का नाम दे दिया गया है। और मैं आपको बताऊं, RT के कानून की जो आपने बात की है कि उसके तहत सरकार भी जो बड़ी बड़ी बातें करके वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है, 134A खत्म करने के बाद में सरकार का कहना है और शिक्षा मंत्री का कहना है कि RT कानून के तहत ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को उसका फ़ायदा देना चाहते हैं। लेकिन वो फ़ायदा कैसे मिलेगा जब स्कूलों में एडमिशन ही नहीं मिल रहा है? क्योंकि स्कूलों में एडमिशन जो स्कूल हैं, जो वहाँ पे स्कूलों में जो सीटें हैं वो पर्याप्त ही नहीं है, स्कूल ही पर्याप्त नहीं है, तो कैसे वो फ़ायदा मिल पाएगा?
बिल्कुल, ये कोई फ़ायदे की बात नहीं हो रही। जो स्कूल की है वो हालात, अभी एक हमारे साथी गगनदीप ने एक स्कूलों में, जो क्योंकि खट्टर साहब ने इनवाइट किया था कि देखिए हमारे हरियाणा के स्कूल कितने अच्छे हैं, आकर देखे दिल्ली सरकार, तो इसके लिए गगनदीप ने, हमारे साथी ने वीडियोज़ बनाया, वीडियो वायरल किया। तो उसकी वजह से हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, क्योंकि थानेदार साहब ने, एसएचओ साहब ने हमें बुलाया कि नहीं आइए और देखिए क्या आप छवि धूमिल कर रहे हैं, प्रिंसिपल का कहना है। तो देखा गया उस स्कूल में, ठीक है, बाहर से ज़रूर गेट वेट अच्छा बना दिया, पर वो एक बीजेपी के प्रवक्ता की तरह वहाँ पर प्रिंसिपल काम कर रहे थे, तो अच्छा नहीं लगा। एक्चुअल्स अब खाली यही स्कूल नहीं है, और भी कई तरह के स्कूल हैं। सभी तरह के जो स्कूल हैं मैक्सिमम के हालात बड़े बेकार हैं, जर्जर अवस्था में हैं, तो उन सब का सुधार की ज़रूरत है। अच्छा, सरकार आज तक सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कोशिश क्यों नहीं की? आखिर उस सरकार की कौन सी नीयत है जो उसको सुधारने की कोशिश, वो किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन सही नीयत से उसने सुधारने की कोशिश नहीं की, ये क्या कारण लगता है आपको? एक्चुअल जो मैं समझता हूँ कि जो हमारे विधानसभाओं में और लोकसभाओं में, राज्यसभाओं में बैठे हुए लोग हैं, वो खुद ही बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, तो ये एक वजह रहती है कि वो अपनी फिर मनमानी जो है ये भी एक वो ठोकते हैं। अच्छा, ये भी एक वजह है कि उनका जो लाभ कमाने का जो अवसर है वे शायद खत्म हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक वजह मानते हैं कि अगर देश का गरीब लोग या देश का हर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो वो बात को समझने लगेगा, और बात को समझने लगेगा तो सरकार की शायद जो जातिगत राजनीति है, धर्म की राजनीति है, मंदिर मस्जिद की जो राजनीति है, शायद वो इसमें नहीं फंस पाएगा। तो ये भी एक कारण लगता है, या फिर क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर देश के लोग पढ़ लिख जाएंगे तो उनमें समझ पैदा हो जाएगी, उनकी बुद्धि विकसित हो जाएगी, तो वो ये मंदिर मस्जिद की राजनीति से और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ जाएंगे। क्योंकि देश जो है वो सब धर्मों से मिल के चलता है, ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता चाहे आप देखें, उसी की वजह से जो आप विकसित कंट्री हैं, चाहे वो यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, और जो भी विकसित देश है, इंग्लैंड है, तो वहाँ पे सभी धर्मों के लोग, जातियों के लोगों की वजह से ही जो है वो विकसित बने हैं। सब ने अपना अथक जो है वहाँ पर श्रम दिया है, मिलकर परिश्रम किया है, और आज यही इस देश में भी जरूरत है, एक समान शिक्षा मिले, सबको शिक्षा मिले। तो आपको लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी को यहाँ के लोग, हरियाणा के लोग अगर मौका देते हैं तो वो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के गरीब लोगों के लिए शिक्षा के ऐसे ही अवसर पैदा करेगी, और लोगों के हितों को के लिए और बेहतर और अच्छी नीतियाँ लेकर आएगी? बिल्कुल 100% जो है वो सबसे मेन काम ही आम आदमी पार्टी का है, लोगों के जीवन को सुलभ बनाना, आसान बनाना। उसके लिए पार्टी जो है अच्छी शिक्षा का प्रबंध करेगी, स्कूल्स को अपग्रेड्स करेगी, जैसे दिल्ली में किया गया है। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों के रिज़ल्ट से अच्छे गवर्नमेंट स्कूल के रिज़ल्ट्स हैं, और यही पार्टी यहाँ पर भी यही सेम वर्क करेगी। और स्वास्थ्य जो है, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह बने हैं, और ऐसे ही हरियाणा में भी पार्टी यही काम करेगी। अब हर मोहल्ला में किसी को दूर तक जाने की ज़रूरत ना पड़े इलाज की, और इलाज की सुविधा भी जो है वो मुफ्त दी जाएगी। तो देखिए, आप सुन रहे थे यमुनानगर से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण विनायक को। तो जिस तरह से इन्होंने जो आम आदमी पार्टी की नीतियों का जिस तरह से गुणगान किया है, तो शायद कितने लोग इनकी बात से सहमत हैं वो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं।